we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही खास फैसले पर चर्चा करूंगी। यह फैसला अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लोगों को सचेत करता है कि संपत्ति की खरीदारी में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। फैसले में साफ कहा गया है कि अनरजिस्टर्ड सेल डीड से संपत्ति पर अधिकार नहीं मिलता। उसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत संपत्ति का कानूनी हस्तांतरण नहीं माना जा सकता है। जिस फैसले पे मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूं उसमें एक और बहुत बड़ी चीज कही गई है, और वो ये है कि अचल संपत्ति के लेन देन यानी खरीद फरोख्त से जुड़ा हर दस्तावेज कानून में तय समय के भीतर रजिस्टर्ड कराना चाहिए, और ऐसा नहीं कराने पर उस दस्तावेज का संपत्ति पर कानूनी हक के दावे के बारे में कोई महत्व नहीं होता है। अगर दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस दस्तावेज के आधार पर संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा करने के लिए कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के तहत मुकदमा डाला जाना चाहिए और कोर्ट से संपत्ति पर मालिकाना हक का आदेश लिया जाना चाहिए, तभी उस संपत्ति पर मालिकाना हक बनता है। तो ये जो फैसला है जिसकी मैं आपसे साथ चर्चा कर रही हूं, ये फैसला जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर संपत्ति की खरीद फरोख्त पर भी व्यवस्था देता है और बताता है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी उसके आधार पर कानूनी हक का दावा किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, ये सबसे बड़ी चीज जो कह रहा है अचल संपत्तियों पर यानी जमीन की खरीद फरोख्त, लेन देन, बिक्री, इसमें जो है किस तरह से आपको करना चाहिए, कैसे दस्तावेज होने चाहिए और कब आपका कानूनी हक उन दस्तावेजों के आधार पर बन सकता है और कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो आपके पास होने के बावजूद आपका उस पर कानूनी हक उस संपत्ति पर नहीं बनता है। ये सारी बातें इस फैसले से पता चलती हैं और इसलिए ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत दूरगामी प्रभाव वाला है और इस पर सभी को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले की मैं अभी बात कर रही हूं आपसे, वो फैसला जस्टिस जेबी पार्डीवाला और आर महादेवन की पीठ ने 23 मई 2025 को विनोद इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड बना महावीर लूनिया एवं अन्य के मामले में दिया है। ये केस का नाम है जिस केस के बारे में ये फैसला आया है। इस मामले में याचिकाकर्ता कंपनी ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने निचली अदालत में दाखिल उसके मुकदमे को खारिज कर दिया था। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि ये मामला क्या था और ये फैसला जिस मामले में आया उसमें विवाद क्या था। तो इस मामले में जो मौजूदा मामला है जिस पर फैसला आया है, इस मामले में कंपनी जो है, जो याचिकाकर्ता कंपनी है, उसने प्रतिवादी से यानी जो रेस्पोंडेंट है, जो बनाम केस कहा गया है ना, वो रेस्पोंडेंट होता है, पहला रेस्पोंडेंट जो है। तो जो प्रतिवादी है, रेस्पोंडेंट को हिंदी में प्रतिवादी बोलते हैं, तो जो प्रतिवादी है उसके साथ कंपनी ने 2014 में उस प्रतिवादी से 7.5 करोड़ रुपए कर्ज लिया था और उसी समय कंपनी ने कंपनी की बोर्ड की बैठक बुला के एक प्रस्ताव पारित किया और जिस प्रतिवादी से कर्ज लिया था 7.5 करोड़ रुपए, उसके हक में एक अनरजिस्टर्ड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की और एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल जारी किया। दोनों ही दस्तावेज अनरजिस्टर्ड थे, यानी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था। इसके बाद कंपनी ने जब 2022 में, ये बात हुई 2014 की, 2014 में कर्ज लिया और ये दो चीजें, दो दस्तावेज जो थे वो अनरजिस्टर्ड जारी किए उसके हक में प्रतिवादी के, जिससे कर्ज लिया था। इसके बाद जब 2022 में
कंपनी ने कर्ज वापस करने के लिए उससे संपर्क किया प्रतिवादी से, और अपने इसके साथ में जो उसने अनरजिस्टर्ड सेल डीड और जो पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह दी थी वो, और सारे दस्तावेज भी दिए थे प्रॉपर्टी के, वो वापस लेने चाहे और चाहा कि वो जो कर्ज था वो करीब 19 लाख बढ़ गया था होकर के, तो वो सब हम अदा कर देंगे और ये दस्तावेज हमें वो प्रतिवादी वापस करे। तो कंपनी ने संपर्क किया उससे और मंशा जाहिर की कि वो जमीन के अपने दस्तावेज जो प्रतिवादी के वो वापस लेना चाहता है, लेकिन प्रतिवादी ने कंपनी के इस चीज का कोई उत्तर नहीं दिया। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो इसके बाद कंपनी थोड़ा सतर्क हुई और उसने फिर बोर्ड की बैठक की, और बोर्ड की बैठक में उसने 24 और 27 मई को 2 प्रस्ताव पारित किए, जिसमें एग्रीमेंट टू सेल और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो प्रतिवादी के हक में 2014 में जारी की गई थी उसको रद्द कर दिया, उसको रिवोक कर दिया, यानी वो दोनों दस्तावेज रिवोक हो गए। और इसके बाद क्या हुआ कि ये जो रिवोक हुआ है वो 24 और 27 मई 2022 को ये रिवोकेशन ऑर्डर जो बोर्ड प्रस्ताव पारित किया कंपनी ने वो मई में हो गया। लेकिन जो प्रतिवादी था जिसके पास पहले से अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल था और जो अनरजिस्टर्ड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी थी, उसने उसके आधार पर जमीन जो थी उसकी एक सेल डीड बनवा ली अपने हक में, और सिर्फ सेल डीड नहीं बनवाई, वो रजिस्टर्ड सेल कराई। रजिस्टर्ड दस्तावेज से जो जमीन थी वो एक सेल डीड से तैयार करा ली। और इतना ही नहीं, इसके बाद उसने वो जमीन जो थी वो उस रजिस्ट्री के अलावा उसको दाखिल खारिज भी करा लिया, यानी सरकारी रिकॉर्ड में जमीन अपने नाम भी दर्ज करा ली, वही रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर। तो अगर हम कानून को देखें तो पूरी पुख्तगी से काम हुआ था, यानी एक रजिस्टर्ड सेल डीड हुई थी और उस रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर बाद में राजस्व रिकॉर्ड में दाखिल खारिज भी हो गई थी जमीन, यानी वो व्यक्ति जो प्रतिवादी था वो एक तरीके से कानूनी निगाह में देखा जाए तो मालिक बन गया था, उसको पूरा पुख्तगी से काम हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ कि जब ये कंपनी को पता चला तो कंपनी ने एक निचली अदालत में एक मुकदमा दाखिल किया, और कंपनी का ये आरोप था कि ये तो हमने जो इसके नाम पे जो एग्रीमेंट टू सेल किया था जो अनरजिस्टर्ड था, और जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हमने इसको प्रतिवादी को दी थी वो भी अनरजिस्टर्ड थी। तो पहली दलील तो कंपनी की ओर से ये दी गई कि भाई वो दोनों दस्तावेज अनरजिस्टर्ड थे, इसलिए उनकी लीगल वैल्यू नहीं है, उनके आधार पर आप कोई भी आगे जो है वो एग्रीमेंट आगे जो सेल डीड नहीं करा सकते या दाखिल खारिज नहीं करा सकते, वो इलीगल है क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है। दूसरी कंपनी की ये दलील थी कि हमने वो अनरजिस्टर्ड दस्तावेज जो दिए थे वो सिर्फ एक सिक्योरिटी थी, यानी जब कंपनी ने कर्ज लिया 7.5 करोड़ रुपए तो कंपनी का कहना था कि उसके बदले में हमने सिक्योरिटी के रूप में ये दोनों दस्तावेज दिए थे, उनको जमा किए थे ताकि एक एश्योरेंस हो, एक भरोसा हो कि हाँ कोई इतना पैसा दे रहा है, तो ये एश्योरेंस में हमने सिक्योरिटी दी थी, हमने उसको ये अधिकार नहीं दिया था। और तीसरी दलील जो कंपनी ने कोर्ट में दी थी उसका ये कहना था कि जब हमने मई 2022 में जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है उसको रिवोक कर दिया, रद्द कर दिया, और साथ ही हमने जो एग्रीमेंट टू सेल था वो दस्तावेज भी हमने मई में रद्द कर दिया, तो उसके बाद जो कंपनी है उसने उसके बाद उस जमीन को उन दस्तावेजों के आधार पर, यानी मई में ने रद्द किया और शायद जुलाई में उन्होंने उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर अपने नाम जमीन लिखवा ली, वो रजिस्ट्री करा ली जमीन की अपने नाम और दाखिल खारिज भी करा लिया। तो कंपनी का कहना था कि उन दस्तावेजों के आधार पर जो रिवोक किए जा चुके हैं, जो रद्द किए जा चुके, उनके आधार पर जो लिखत पढ़त कराई गई है वो गलत है, इलीगल है, और इसका इस जमीन पर इन चीजों पर कोई अधिकार नहीं बनता, इसलिए कोर्ट अब जो जमीन का मालिकाना हक है वो हमारे हक में जारी करे और इनका जो ये सब है वो रद्द किया जाए और स्टे लगाया जाए सारा, और जमीन हमको वापस कराई जाए।
तो ये इसने मांग की कोर्ट में। अब ये निचली अदालत में मुकदमा था, तो प्रतिवादी ने क्या किया, जब ये मुकदमा दर्ज हो गया तो प्रतिवादी जिसने जमीन रजिस्टर्ड अपने नाम कराई थी और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो अनरजिस्टर्ड थी उसके नाम, जिसके आधार पर सारे दस्तावेज हुए थे, तो उसने उसको निचली अदालत में याचिका डाली कि भाई ये मुकदमा रद्द किया जाए, क्योंकि हमारे पास तो दस्तावेज थे और सब लीगल काम है, और ये देखिए ना, ये सब राजस्व का हम कर चुके हैं, हमारा दाखिल खारिज हो गया है, यानी संपत्ति हमारे नाम दर्ज हो गई है। लेकिन निचली अदालत ने उसकी अर्जी जो थी, याचिका थी, वो खारिज कर दी, मुकदमा रद्द करने की मांग ठुकरा दी, और उसने कहा नहीं भाई ट्रायल करेंगे, क्योंकि वो दीवानी अदालत है, सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। जब प्रतिवादी की याचिका सिविल कोर्ट से खारिज हो गई तो वो हाई कोर्ट पहुंचा, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया, उसने वो मुकदमा जो कंपनी का था, निचली अदालत में लंबित था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हमारी जमीन ऐसे हमने नहीं इनको दी है और इन्होंने ले ली गलत तरीके से, वो मुकदमा ही रद्द कर दिया। हाई कोर्ट का ये मानना था कि नहीं, ये तो जो कानून की तय व्यवस्था है उसके हिसाब से हुआ है और सब हो चुका है, तो उसने ऑर्डर 7 रूल 11 होता है, एक सीपीसी में है, जिसके आधार पर कोई भी ऐसा मुकदमा जो बनता ना हो उसको रद्द कर दिया जाता है इनिशियल स्टेज पर। तो उसने उसी के तहत वो मुकदमा निचली अदालत का रद्द कर दिया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया और सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की जो अपील थी उसे स्वीकार करते हुए कई अपने पूर्व फैसलों का हवाला दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 और 55 का भी जिक्र किया है अपने जजमेंट में, और ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अभी तक के जो पूर्व फैसले हैं और जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उसमें लागू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी धारा 54 जो कहती है उसके हिसाब से अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल जो है उसका कोई मायने नहीं है और उसके आधार पर किसी को संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिलता। तो उसने यही कहा कि इस आधार पर जो निचली अदालत का मुकदमा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है शुरुआती स्तर पर, वो उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो दस्तावेज अनरजिस्टर्ड थे, और अगर दस्तावेज अनरजिस्टर्ड थे तो दूसरी उसके पास तरीका ये बचता था कि वो निचली अदालत में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक केस डालता। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट होता है जिसमें विशिष्ट निष्पादन कराया जाता है, यानी हमारे पास ये एग्रीमेंट टू सेल का एक दस्तावेज है लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन इन्होंने हमसे वादा किया था कि ये संपत्ति हम इनसे खरीदेंगे, हमको ये बेचेंगे और हम खरीद रहे हैं और अब ये अपनी बात पूरी नहीं कर रहे हैं, तो ये वादा इनसे पूरा कराया जाए और वो संपत्ति हमारे नाम की जाए। ये होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक मुकदमा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास रजिस्टर्ड नहीं था वो दस्तावेज तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक केस मुकदमा डालना चाहिए था निचली अदालत में और अपने हक में मालिकाना हक जो संपत्ति पर था उसका आदेश लेना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। तो आपके जो अनरजिस्टर्ड दस्तावेज हैं उसके आधार पर आगे जो आपने सेल डीड करा ली है या दाखिल खारिज करा लिया है तो ये सब तो ट्रायल कोर्ट चेक करेगा, लेकिन आपका जो इनिशियल दस्तावेज है, जब इनिशियल दस्तावेज ही रजिस्टर्ड नहीं था तो उस पर आपका कोई अधिकार नहीं बनता है। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जजमेंट रद्द कर दिया। मामला जो निचली अदालत में लंबित था कंपनी का, जो पूरे इनकी लिखत पढ़त को चैलेंज करने का जमीन पर था, उसको फिर से रिस्टोर किया यानी बहाल किया और निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कानून के मुताबिक इस मुकदमे का निस्तारण करे। तो जो ये फैसला आया है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर आप दिल्ली पे निगाह डालें तो दिल्ली में बहुत सारी जमीन की खरीद फरोख्त जो है वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर होती है और बहुत सारे मामलों में आपको देखने को मिलेगा कि एग्रीमेंट टू सेल होता है और उसके आधार पर आगे जो जमीन का लेन देन और ये सब करा लिया जाता है। तो ये दोनों दस्तावेज अगर हैं आपके पास और ये अनरजिस्टर्ड हैं, इनको रजिस्टर्ड नहीं कराया गया है, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको जो है संपत्ति इसकी इन दस्तावेजों के आधार पर आप में हस्तांतरित जो है वो नहीं मानी जा सकती है और
इसके आधार पर संपत्ति पर आपका अधिकार नहीं हो सकता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जमीन का कोई भी सौदा करता है, कोई भी लिखत पढ़त करता है, यानी एग्रीमेंट टू सेल हो या कहीं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत ये बिक्री खरीद फरोख्त होती है, तो वो दस्तावेज आपको कानून के मुताबिक उसको रजिस्टर्ड कराना ही चाहिए। और तभी आपकी जो पुख्तगी हो पाएगी दस्तावेजों में, उस संपत्ति पर आपका मालिकाना हक बन पाएगा। और जहां तक मैं समझती हूँ कानून में शायद 4 महीने की अवधि दी गई है किसी भी दस्तावेज को रजिस्टर्ड कराने के लिए, तो उसी तय अवधि में उस दस्तावेज को रजिस्टर्ड कराया जाना चाहिए। तो ये जजमेंट जो है ये सभी को सचेत करता है और संपत्ति पर मालिकाना हक के बारे में एक बहुत बड़ी व्यवस्था देता है कि अगर आप संपत्ति की खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो आप जो भी दस्तावेज तैयार कर रहे हैं वो अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज आप जरूर से जरूर रजिस्टर्ड कराएं। पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर अगर आपने संपत्ति खरीदी है या किसी ने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर संपत्ति बेची है तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके पहले सेल डीड तैयार होने से पहले बहुत बार एग्रीमेंट टू सेल होता है, क्योंकि कई एक कानूनी पचड़े फंसे होते हैं या कहीं पर जो आप कह सकते हैं कि अवैध कॉलोनी है या जो कानूनन जमीन पर जो है वो नक्शे में पास नहीं है, ऐसी जमीन पर जब खरीद फरोख्त होती है तो वो लगभग इन्हीं 2 दस्तावेजों पर होती है, एक एग्रीमेंट टू सेल और दूसरा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। ये दिल्ली में तो बहुतायत में ऐसा होता है। तो ये जजमेंट लोगों को सचेत करता है कि जब कभी भी आप कोई भी जमीन का सौदा करें तो सचेत रहें और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर अगर जमीन खरीदी बेची जा रही है तो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ है आपके साथ और उसके आधार पर आप जमीन में पैसे दे रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आप संतुष्ट नहीं होइए अगर रजिस्टर्ड नहीं है, आपको हर हाल में वो रजिस्टर्ड कराना होगा। और जब वो दस्तावेज रजिस्टर्ड होगा तभी आप उस संपत्ति पर अपना दावा कर सकते हैं। अन्यथा दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि आप उन दस्तावेजों के आधार पर निचली अदालत में मुकदमा डालें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का और कोर्ट से घोषित कराएं कि वो संपत्ति पर आपका मालिकाना हक घोषित करे और आपको कोर्ट से उस पर मालिकाना हक का आदेश लेना होगा, तभी आप संपत्ति के मालिक बन पाएंगे। अन्यथा नहीं। कानून की निगाह में जब तक कोई दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है संपत्ति का तो वो संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं दे सकता। ये इस फैसले का महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको सबको अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि संपत्ति का रोजाना हजारों लाखों संपत्तियों की खरीद फरोख्त होती है। तो ये फैसला इतना महत्वपूर्ण था, इसीलिए मैंने आज इस पर आप लोगों के साथ चर्चा की है कि लोग सतर्क हो जाएं और इसका ध्यान रखें। तो आज बस इतना ही। फिर कोई ऐसा अहम फैसला आता है तो मैं उससे आपको जरूर अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।